उपेंद्र जी यदि बहुत परिपक्व राजनीतिक व्यक्ति हैं, अब राजनीति में अस्थिरता का तो कोई बहुत गुंजाइश है नहीं, पेशेंस तो रखना ही होता है। तो नीतीश कुमार जी एक खुद में अपने में चाणक से ऊपर है और वो सबको उनको सब कुछ समझ है। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र जी समझेंगे चीज़ों को। और बीजेपी के लोग जिस तरीके से राजनीति करते हैं, पहले आप उनसे पूछिए ना, क्या वहाँ सब कुछ ठीक है क्या? 2024 में यदि लोकतंत्र और संविधान बचाना चाहते हैं तो सारे विपक्ष को पेशेंस के साथ बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में और देश में कांग्रेस के नेतृत्व में काम करना चाहिए। तो हम बार बार कहते हैं कि नेताओं का भी डीएनए टेस्ट हो, पदाधिकारी का सैंपल टेस्ट हो हर 3 महीना 2 महीने पर, कि दारू पीते हैं कि नहीं, कसम खाता है सब पार्टी के लोग। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदर कुमार। बिहार में शराब पीने से लगातार मौत का आंकड़ा जो था पिछले बार देखा गया था, एक बार फिर से शराबबंदी के कारण शराब जो है वो चल रहा है और लोग पी के मर रहे हैं। सिवान में 2 लोगों की मौत हुई है और कई लोग इससे गंभीर स्थिति में भी स्थिति उनकी जो है गंभीर बनी हुई है। ऐसे में जो राजनीतिक है वो हलचल तेज है। पप्पू यादव पटना एयरपोर्ट पे पहुंच के शराबबंदी को लेकर के फिर से सवाल खड़े किए और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इसमें दारू माफियाओं के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी संलिप्त है और नेताओं भी संलिप्त है। सबकी डीएनए जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा पे भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले उनके बयान को सुनाते हैं। भैया, हमको तो समझ में नहीं आता है कि आप ही लोग इतना चिंतित क्यों हैं। कौन जाएंगे कौन आएंगे ये तो लगा रहता है। विचारधारा जौहर साहब थे, शरद जी थे जिन्होंने जदयू को बनाया। जदयू हमेशा नीतीश जी के इर्द गिर्द घूमती रही। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने में जौहर शरद जी की बड़ी भूमिका रही। लेकिन जो विचारधारा रहती है ना, जो नेता रहते हैं वो कंप्लीट यथावत रहते। सवाल उपेंद्र जी का नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र जी यदि बहुत परिपक्व राजनीतिक व्यक्ति हैं, अब राजनीति में अस्थिरता का तो कोई बहुत गुंजाइश है नहीं, पेशेंस तो रखना ही होता है। मुझे लगता है कि नीतीश जी या उपेंद्र जी या फलना जी या गीता, कुरान, बाइबिल, इन सब मुद्दों पर पटाक्षेप होनी चाहिए। फालतू बातें हैं। बिहार में असली मुद्दा है कि कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है। अत्यंत पिछड़ों की राजनीति में जाति जनगणना को लेकर के हम कहाँ पर उस बेरोज़गारी का कॉलम लगाएंगे। हम गरीबी का जो हमारा कॉलम होगा, बेरोज़गारी में कोई जाति नहीं बचती है, हर जाति के लोग बेरोज़गार में आ जाते हैं, तो फिर वो सवाल खड़ा नहीं होगा। तो मुद्दा आज है कि जाति जनगणना के साथ 2 कॉलम और लगनी चाहिए। एक है बेरोज़गारी का और दूसरा है कंप्लीट रूप से गरीबी का। तो जब हम अत्यंत पिछड़े या दलितों की राजनीति करते हैं, कमज़ोर तबकों की, तो हमको उनको सबसे पहले ओबीसी को उनको मुख्यधारा में लाना होगा। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है शराब। लगातार लोग जो कहीं ना कहीं जहरीली शराब पर हम क्यों उसको बहुत ज़्यादा रोकने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ है शराब, दूसरी तरफ है ड्रग्स, स्मैक्स, कोरैक्स, व्हाइटनर, सोल्यूशन, और तीसरे तरफ है जहरीली शराब। तो ये जो जहरीली शराब का जो कंप्लीट रूप से जाल बिछा हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका नीचे से दरोगा से लेकर एसपी तक की है। करोड़ों अरबों रुपया इसमें एक दरोगा 5 करोड़ रुपया कमा लेता है। उसमें नेताओं की भूमिका होती है, माफियाओं की भूमिका होती है। सबसे ज़्यादा परेशान तो बिहार की जनता है जो 7 लाख 8 लाख जेल में है। 100 रुपये का दारू 400-500 रुपये में मिलता है। मरते भी हम हैं। और पासी समाज का तारी भी हम बंद कर दिए तो नीरा की बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि सिवान में जो घटना घटित हुई है या जो लगातार, तो इसका मतलब है कि माफियाओं पर कोई नकेल नहीं लग रही है, डर नहीं हो पा रहा है, या लगातार ऊपर से हम जो झाड़ू तो ऊपर से देंगे ना, नीचे से तो देंगे नहीं। तो हम बार बार कहते हैं कि नेताओं का भी डीएनए टेस्ट हो, पदाधिकारी का सैंपल टेस्ट हो हर 3 महीना 2 महीने पर, कि दारू पीते हैं कि नहीं, कसम खाता है सब पार्टी के लोग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बीजेपी के लोग जिस तरीके से राजनीति करते हैं, पहले आप उनसे पूछिए ना, क्या वहाँ सब कुछ ठीक है क्या? ये जो हमेशा पीछे से वो वार करते रहते हैं, हर सरकार, बीजेपी तो आ तो पाती नहीं है। मणिपुर में नहीं आई, गोवा में नहीं आई, कर्नाटक में नहीं आया, मध्य प्रदेश में नहीं आया, महाराष्ट्र में नहीं आया, और ये 5 जगह उन्होंने वार करके सरकार बनाई। बिहार के खिलाफ आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम, जब हम डायरेक्ट नहीं जीतते हैं
तो पीछे से वार कर रही है। बीजेपी का एकदम कैरेक्टर जो है वह कंप्लीट रूप से डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का है। प्रजातांत्रिक वे जो है, संविधान में जो हमारा चयन का प्रक्रिया है, वो जब चुनाव से नहीं जीतते हैं तो वो अदानी अंबानी आईडी ईटी आईबी ईडी सबके तरीके से वो दुनिया को जीतने का हासिल करते हैं। तो इस पर गंभीरता से विपक्ष को सोचना होगा। कोई असर नहीं पड़ रहा है। 24 तक मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से आंधी राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, उसमें कांग्रेस यहाँ गवर्नमेंट में है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो नीतीश कुमार जी एक खुद में अपने में चाणक्य से ऊपर है और वो सबको उनको सब कुछ समझ है। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र जी समझेंगे चीज़ों को और उनको सलाह देना मेरे बस की चीज़ नहीं। हम तो आग्रह ही करेंगे कि 2024 में यदि लोकतंत्र और संविधान बचाना चाहते हैं तो सारे विपक्ष को पेशेंस के साथ बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में और देश में कांग्रेस के नेतृत्व में काम करना चाहिए। सुना आपने पप्पू यादव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा पर जब उनसे सवाल किया गया तो वो कहे कौन आएगा कौन जाएगा, ये सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि बेरोजगारी कैसे हटेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जेडीयू हमेशा नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, तो उनके मुखिया जो है नीतीश कुमार ही है। ऐसे में लगातार उपेंद्र कुशवाहा भी बोल रहे थे कि वो उनका जेडीयू के जो बड़े नेता है वो भाजपा के संपर्क में है। महागठबंधन पे हालांकि ज़्यादा हमला नहीं किया, लेकिन लगातार बीजेपी पे पप्पू यादव बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में पप्पू यादव लगातार महागठबंधन से बचाव कर रहे हैं और बीजेपी पे कटाक्ष कर रहे हैं। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप पप्पू यादव 2024 की राजनीति में महागठबंधन यानी कांग्रेस से ही टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे। हमने उनसे ये भी पूछा तो वो इस पे जवाब देने से बच गए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।